गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विन। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में मगध साम्राज्य से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ है और इस वीडियो में भी हम लोग उसी टॉपिक से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा, एग्रोनोमोई क्या था? तो पहला ऑप्शन है कृषि अधिकारी, दूसरा है सिंचाई अधिकारी, तीसरा है जिले का अधिकारी, चौथा है ए और बी दोनों। तो एग्रोनोमोई क्या था? तो ये जिले का अधिकारी था, यानी यहाँ पे हम लोग का सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन नगर अधिकारी था? निम्न में से कौन नगर अधिकारी था? तो पहला ऑप्शन नायक, दूसरा है एरिस्टोनोमोई और तीसरा है धावक और चौथा है कृपान। तो कौन था? तो एरिस्टोनोमोई जो था वो नगर अधिकारी था, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था में नगर प्रशासन का सर्वाधिक विवरण किसके विवरण से मिलता है? पहला ऑप्शन है बुद्धघोष, दूसरा है अशोकघोष और तीसरा ऑप्शन है आपका नागसेन और चौथा है मेगस्थनीज। तो किसके विवरण से मिलता है? तो मेगस्थनीज के विवरण से मिलता है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मेगस्थनीज ने नगर प्रशासन हेतु 5 व्यक्तियों की कितनी समितियों का विवरण दिया है? तो पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और चौथा है 6। तो कितनी समितियों का विवरण दिया है मेगस्थनीज ने? तो 6, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मौर्य शासन काल में फौजदारी न्यायालय को क्या कहा जाता था? मौर्य शासन काल में फौजदारी न्यायालय को क्या कहा जाता था? पहला ऑप्शन है सील शोधक, दूसरा है कंटक शोधन और तीसरा है न्याय शोधन और चौथा है सील शोधन। तो क्या कहा जाता था? तो कंटक शोधन कहा जाता था, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मौर्य काल में न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? मौर्य काल में न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो पहला ऑप्शन है सम्राट, दूसरा है सेनापति, तीसरा है पेशवा, चौथा है महामंत्री। तो कौन होता था? तो सम्राट होता था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अर्थशास्त्र का संपूर्ण अध्याय कंटक शोधन अदालत विषय पर लिखा गया है। तो कौन सा अध्याय लिखा गया है? चलिए देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है प्रथम, दूसरा है द्वितीय, तीसरा है तृतीय और चौथा है चतुर्थ। तो कौन सा अध्याय लिखा गया है? तो चतुर्थ अध्याय जो है अर्थशास्त्र का चतुर्थ अध्याय कंटक शोधन अदालत विषय पर लिखा गया, यानी जो डी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गुप्त काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? पहला ऑप्शन है सील पुरुष, दूसरा है गोप पुरुष, तीसरा है कंटक पुरुष, चौथा है गुड पुरुष। तो क्या कहा जाता था? तो गुड पुरुष कहा जाता था, यानी जो डी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, कौटिल्य ने किसे राजा की आंख कहा था? कौटिल्य ने किसे राजा की आंख कहा था? तो पहला ऑप्शन है पेशवा, दूसरा है सेनापति, तीसरा है गुप्तचर, चौथा है राजस्व अधिकारी। तो कौटिल्य ने किसे राजा की आंख कहा था? तो गुप्तचर को कहा था, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, मौर्य काल में अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था? मौर्य काल में अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था? तो पहला ऑप्शन है कृषि, दूसरा है पशुपालन, तीसरा है व्यापार, चौथा है खनिज राजस्व। तो क्या था? तो कृषि थी। मौर्य काल में अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि था, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य आदि को सम्मिलित रूप से अर्थव्यवस्था में क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है? पहला ऑप्शन है वार्ता, दूसरा है केवट, तीसरा है कोप, चौथा है समन। तो क्या कहा गया है? तो वार्ता कहा गया है, यानी जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मौर्य काल में कर की दर क्या थी? मौर्य काल में कर की दर क्या थी? पहला ऑप्शन है 1/4
4, दूसरा ऑप्शन है 1/5, तीसरा ऑप्शन है 1/6 और चौथा है 1/8। तो क्या थी? तो 1/6 थी, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन सा शहर मौर्य काल में रेशम उद्योग हेतु प्रसिद्ध था? निम्न में से कौन सा शहर मौर्य काल में रेशम उद्योग हेतु प्रसिद्ध था? तो पहला ऑप्शन है बंग, दूसरा है काशी, तीसरा है पुंडुक और चौथा है आपका बी और सी दोनों। तो कौन सा? तो यहाँ पे होगा आपका डी ऑप्शन सही होगा, काशी और पुंडुक, यानी दोनों जो था क्षेत्र वो रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मौर्य काल में कौन सा शहर मलमल उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? मौर्य काल में कौन सा शहर मलमल उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? पहला ऑप्शन है बंग, दूसरा है काशी, तीसरा है श्रावस्ती और चौथा है वैशाली। तो कौन सा शहर प्रसिद्ध था? तो बंग जो था वो प्रसिद्ध था, यानी जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, मौर्य काल में रेशम कहाँ से मंगाई जाती थी? मौर्य काल में रेशम कहाँ से मंगाई जाती थी? तो पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है जापान, तीसरा है थाईलैंड, चौथा है मंगोलिया। तो मौर्य काल में जो रेशम मंगाई जाती थी वो चीन से मंगाई जाती थी, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मौर्य काल में की आहत मुद्राएं प्रचलित थी, तो किस धातु की? तो चलिए ऑप्शन देखते। पहला ऑप्शन है सोने, दूसरा है चांदी, तीसरा है कांसे, चौथा है शीशे। तो मौर्य काल में सोने की आहत मुद्राएं प्रचलित थी, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आहत मुद्राओं पर किसका चित्र अंकित होता था? आहत मुद्राओं पर किसका चित्र अंकित होता था? तो पहला ऑप्शन है मयूर, दूसरा है पर्वत, तीसरा है अर्धचंद्र और चौथा है ए बी और सी तीनों। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, इन तीनों का चित्र होता था आहत मुद्राओं पे, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन मौर्य काल में एक कर था? निम्न में से कौन मौर्य काल में एक कर था? तो पहला ऑप्शन है सील, दूसरा है नाम, तीसरा है बल्ली, चौथा है टोकन। तो मौर्य काल में जो बल्ली था वो एक कर था, यानी सी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन नमक कर था? निम्न में से कौन नमक कर था? पहला ऑप्शन है हिरण्य, दूसरा है कैथा, तीसरा है रूपक, चौथा है नाभिक। तो हिरण्य जो था वो नमक कर था, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, जो लोग स्वयं सिक्के बनाते थे उन्हें राज्य को कितना प्रतिशत ब्याज देना होता था? जो लोग स्वयं सिक्के बनाते थे उन्हें राज्य को कितना प्रतिशत देना होता था, ब्याज देना होता था? तो पहला ऑप्शन है 12, दूसरा है 12.5 और तीसरा है 13 और चौथा है 13.5%। तो कितना ब्याज देना होता था जो लोग सिक्के बनाते थे? तो 13.5%, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोग को सिक्के बनाने के एवज में राज्य को कौन सा कर देना होता था? लोगों को सिक्के बनाने के एवज में राज्य को कौन सा कर देना होता था? तो कौन सा कर देना होता था लोगों को सिक्के बनाने के एवज में? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है लगान, दूसरा है सपिका और तीसरा है आपका परीक्षण और चौथा है आपका बी और सी दोनों। तो कौन सा कर देना होता था? तो यहाँ पे होगा जो डी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा, यानी बी और सी दोनों, यानी सपिका और परीक्षण जो है वो दोनों कर देना होता था, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मौर्य काल में भूस्वामी को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में भूस्वामी को क्या कहा जाता था? पहला ऑप्शन है गिरहत, दूसरा है मलिकार, तीसरा है क्षेत्रक, चौथा है गुम सत्ता। तो क्या कहा जाता था
मौर्य काल में तो क्षेत्रक कहा जाता था, यानी सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मौर्य काल में काश्तकार को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में काश्तकार को क्या कहा जाता था? पहला ऑप्शन है उपवास, दूसरा है सेवक, तीसरा है गुप्ता, चौथा है माही। तो क्या कहा जाता था? तो उपवास कहा जाता था, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से किस इतिहासकार के अनुसार अशोक के पतन का कारण प्रशासन में केंद्रीयकरण था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है इरफान हबीब, दूसरा है रोमिला थापर, तीसरा है रामचंद्र गुहा और चौथा है RS शर्मा। तो किस इतिहासकार के अनुसार अशोक के पतन का कारण प्रशासन में केंद्रीयकरण था? तो रोमिला थापर के अनुसार, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मौर्य काल में राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध क्या कहलाता था? पहला ऑप्शन है बांध बंद, दूसरा है सेतु बंद, तीसरा है खेत बंद, चौथा है नहर बंद। तो क्या कहलाता था? तो सेतु बंद कहलाता था, यानी जो बी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन सा कर पूरे गांव से एक बार वसूला जाता था? निम्न में से कौन सा कर पूरे गांव से एक बार में वसूला जाता था? तो पहला ऑप्शन है लगान कर, दूसरा है खेवट कर, तीसरा है गुप्त कर, चौथा है पिंड कर। तो कौन सा कर, निम्न में से कौन सा कर पूरे गांव से एक बार वसूला जाता था? तो जो पिंड कर होता था वो पूरे गांव से एक बार वसूला जाता था, यानी डी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, मौर्य काल में पशुओं की रक्षा हेतु कौन सा कर लिया जाता था? पहला ऑप्शन है पिंड, दूसरा है पेवन, तीसरा है विविध और चौथा है खेवट। तो कौन सा कर लिया जाता था? तो विविध, यानी जो सी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मौर्य काल में निःशुल्क श्रम अर्थात बेगार क्या कहलाता था? तो पहला ऑप्शन है दिष्ट, दूसरा है बिष्टि, तीसरा है सील, चौथा है खराज। तो क्या कहलाता था? तो विष्टि, यानी जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मौर्य काल में देसी वस्तुओं पर कितना प्रतिशत बिक्री कर लिया जाता था? तो पहला ऑप्शन है 6%, दूसरा है 5%, तीसरा है 4%, चौथा है 3%। तो कितना कर लिया जाता था मौर्य काल में देसी वस्तुओं पर? तो 4%, यानी जो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मौर्य काल में आयातित वस्तुओं पर कितना प्रतिशत बिक्री कर लिया जाता था? पहला ऑप्शन है 8%, दूसरा है 9%, तीसरा है 10%, चौथा है 11%। तो कितना परसेंट कर लिया जाता है मौर्य काल में आयातित वस्तुओं पर? तो 10%, यानी जो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मौर्य काल में उत्तरापथ कहाँ से कहाँ तक जोड़ता था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है पाटलिपुत्र से तक्षशिला तक, दूसरा ऑप्शन है पाटलिपुत्र से उज्जैन तक, तीसरा ऑप्शन है उज्जैन से तक्षशिला तक, चौथा ऑप्शन है उज्जैन से स्वर्णगिरी तक। तो मौर्य काल में उत्तरापथ कहाँ से कहाँ तक जोड़ता था? तो पाटलिपुत्र से तक्षशिला तक ये जोड़ता था, यानी ये ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मौर्य काल में हिमवंत मार्ग किस ओर जाता था? मौर्य काल में हिमवंत मार्ग किस ओर जाता था? पहला ऑप्शन उत्तर हिमालय, दूसरा है पूर्व हिमालय, तीसरा है दक्षिण हिमालय, चौथा है पश्चिम हिमालय। तो ये जाता था उत्तर हिमालय की ओर, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मौर्यों के लिए विदेशी व्यापार का प्रमुख केंद्र था कौन था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पाटलिपुत्र, दूसरा है पाटन, तीसरा है आपका तक्षशिला और चौथा है आपका वैशाली। तो मौर्यों के लिए तक्षशिला विदेशी व्यापार का प्रमुख केंद्र था, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का,
निम्न में से कौन पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह था? निम्न में से कौन पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह था? पहला ऑप्शन है सोपारा, दूसरा है बारबेरिकम, तीसरा है मंजूरिस और चौथा है ए, बी और सी तीनों। तो निम्न में से कौन पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह था? तो पहला यहाँ पे ऑप्शन होगा हम लोग का डी, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों जो था पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह था, यानी डी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है? निम्न में से कौन पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है? पहला ऑप्शन है ताम्रलिप्त, दूसरा है भोरोच और तीसरा है कालीकट, चौथा है मंगलुरु। तो कौन है? तो ताम्रलिप्त, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, निम्न में से कौन सत्य है? निम्न में से कौन सत्य है? पहला ऑप्शन है शुल्क चुंगीकर, दूसरा है बर्तनी सड़क कर, तीसरा है गुल्मदे बरमार से रक्षा कर और चौथा है ए, बी और सी तीनों। तो निम्न में से कौन सत्य है? तो ये तीनों सत्य है, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। यानी ये याद रखना जरूरी है, बीपीएससी में ये सब पूछ देता है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हम लोगों का, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंगों का वर्णन किया है? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंगों का वर्णन किया है? तो पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6, चौथा है 7। तो कितने अंगों का वर्णन किया है? तो 7, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्लिनी के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में कितने पैदल सिपाही थे? प्लिनी के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में कितने सिपाही थे? पैदल सिपाही थे। तो पहला ऑप्शन है 4 लाख, दूसरा है 5 लाख, तीसरा है 6 लाख, चौथा है 7 लाख। तो कितने थे? तो 6 लाख पैदल सिपाही थे, यानी सी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, युद्ध क्षेत्र में सेना का संचालन करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? युद्ध क्षेत्र में सेना का संचालन करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? पहला ऑप्शन है नायक, दूसरा है पेशवा, तीसरा है सेनापति, चौथा है महामात्य। तो क्या कहलाता था? तो नायक कहलाता था, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मौर्य काल में अस्थायी सेना को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में अस्थायी सेना को क्या कहा जाता था? पहला ऑप्शन है कोप्त, दूसरा है मौल, तीसरा है केवट, चौथा है खेमट। तो क्या कहा जाता था मौर्य काल में? तो मौल कहा जाता था, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मौर्य काल में जंगली सेना को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में जंगली सेना को क्या कहा जाता था? तो पहला ऑप्शन है अरण्य बल, दूसरा है आटवी बल, तीसरा है अटावी बल, चौथा है खेवट बल। तो क्या कहा जाता था? तो अटावी बल कहा जाता था जंगली सेना को, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मौर्य काल में किराए की सेना को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में किराए की सेना को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आटो, दूसरा है क्षुद्रक, तीसरा है खेवट और चौथा है भृतक। तो क्या कहा जाता था? तो भृतक कहा जाता था, यानी जो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। मौर्य काल में किराए की सेना को भृतक कहा जाता था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, मौर्यों की राजकीय मुद्रा क्या थी? मौर्यों की राजकीय मुद्रा क्या थी? तो पहला ऑप्शन है हून, दूसरा है पन, तीसरा है कन, चौथा है मून। तो क्या थी? तो पन थी। मौर्यों की राजकीय मुद्रा पन थी, यानी बी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किसकी चर्चा की है? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किसकी चर्चा की है? तो पहला ऑप्शन है ब्राह्मण, दूसरा है वैश्य, तीसरा है शूद्र और चौथा है ए, बी और सी तीनों। तो किसकी चर्चा की है कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में? तो इन तीनों की चर्चा की है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से किसका उल्लेख अशोक के शिलालेखों में हुआ है? निम्न में से किसका उल्लेख अशोक के शिलालेखों में हुआ है? पहला ऑप्शन है दास, दूसरा है कर्मकार, तीसरा है सेवक, चौथा है ए और बी दोनों। तो किसका हुआ है?
तो यहाँ ए और बी दोनों, यानी कर्मकार और दास दोनों का हुआ, यानी डी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां क्या कहलाती थी? तो क्या कहलाती थी, चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन नगरवधू, दूसरा है रूपक, तीसरा है रूपा जीवा और चौथा ऑप्शन है कामुक। तो क्या कहलाती थी? तो रूपा जीवा कहलाती थी, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करने वाली विधवाएं क्या कहलाती थी? पहला ऑप्शन है क्षेमा वासिनी, दूसरा है विद्या वासिनी, तीसरा है पति वासिनी, चौथा है छंद वासिनी। तो क्या कहलाती थी? तो छंद वासिनी कहलाती थी, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगले वीडियो में हम लोग किसी नए टॉपिक से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।